नून लीग आपके ऊपर बड़ी तनकीद करती है, कहीं आपकी एक टिक टॉक वायरल होती है तो वो तनकीद करते हैं, ये देखें जी आप मरीम नवाज़ के ऊपर हमारे ऊपर तनकीद की जाती है, तो आपका तो कैलिबर अब मरीम नवाज़ जितना हो गया। देखिए जी, अल्लाह मुझे मरीम नवाज़ के साए से भी बचाए। और दूसरी जो आपने बात की टिक टॉक की, तो टिक टॉक जो मेरे और उसके टिक टॉक अकाउंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तो पहली बात, टिक टॉक अकाउंट सोशल मीडिया टीम मैनेज करती है। दूसरी बात, जो हमारी टिक टॉक अकाउंट है वो अवेयरनेस होती है, वो मॉडलिंग नहीं होती। ना ही हम आउट ऑफ द वे जाके सिर्फ आर्टिफिशियल शो मारने के लिए चीज़ें करते हैं। जिस तरह मरीम नवाज़ कल एक हॉस्पिटल गई और एक वेस्ट कोर्ट में बच्चे को बिठाया गया था जिसको खुद भी पता नहीं था कि मुझे यहाँ क्यों बिठाया गया है, और ना ही वो बीमार था। और 2-3 जो मेरी टिकटॉक जो वीडियो थी वो ऐसी वायरल कराई गई और उसको गलत पोर्ट्रे किया गया जिसकी रियल बैकग्राउंड वो नहीं था। तो मैं तनकीद बराए इस्लाह को पॉजिटिव लेती हूँ, लेकिन हमें भी ज़ाती राय मेरी ये है कि पहले देखना चाहिए कि उस वीडियो का बैकग्राउंड क्या है, और अगर फिर कोई गलती हो तो बेशक तनकीद करनी चाहिए। तो उस हवाले से मैंने जो एक वीडियो आई जिसमें डायरेक्टरेट में मैं बैठी हुई थी और कहा गया कि मैं प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठी थी, तो ये गलत था। चूँकि एक डायरेक्टरेट था और बीइंग ए मिनिस्टर मेरी कुर्सी थी, तो मैंने उधर ही बैठना था, किसी और जगह नहीं बैठना। दूसरा, टिकटॉक पे अगर कोई वीडियो आती तो वो सिर्फ इसलिए कि ग्रास रूट लेवल पे ये बात पहुंच सके। हम अगर हमारे हुकूमत की कोई चीज़ टिकटॉक के हवाले से आ रही है तो वो सिर्फ अवेयरनेस के हवाले से होगी, मॉडलिंग के हवाले से नहीं होगी। अच्छा, ये बताएं कि गुज़िश्ता दिन जियो की खबर के ऊपर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर तनकीद की गई और बाद में खबरें चली कि आपने कोई माफ़ी मांगी है, आपने उस रिपोर्टर के से माफ़ी मांगी है, कि वाक़तन आपने उनसे माफ़ किया है या उन्होंने माफ़ किया है? जी, कि पख्तून रिवायात के मुताबिक एक तीसरी जगह पे जरगा हुआ और बस वहाँ पे सुलह सफाई हुई, बात ख़त्म हुई, और उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। माफ़ी नहीं मांगी आपने? देखिए जी, कोई चीज़ ऐसी थी नहीं जिस पे माफ़ी मांगी जाती है, लेकिन पख्तून रिवायात के मुताबिक सुलह सफाई हुई और मसला ख़त्म हुआ। और मेरे ख्याल से आप भी पुख्तून हैं, आप जरगा सिस्टम को समझते हैं। अच्छा मिशाल, ये बता दें कि आपके वज़ीर आला से भी हमने पूछा है, मिनिस्टर से भी पूछा है, कैदीन से भी पूछा है कि जो मरीम नवाज़ ने यूनिफॉर्म पहना है, तो क्या आप भी तो एक मुशीर ही हैं, आप भी अपनी केपी पुलिस की यूनिफॉर्म पहन सकती हैं किसी दिन? मैंने आपको बताया ना, अल्लाह मुझे उसके साए से भी बचाए। आपका इदारा है कि केपी के पुलिस है, उसकी भी एक वर्दी की इज्जत है कि आप पहनती हैं। हमें उनकी वर्दी पे फ़ख्र है, लेकिन हमारी जो इतनी लंबी जद्दोजहद है वो इसीलिए है कि तमाम तर लोग अपना इदारा कार में काम करें। अगर पॉलिटिकल लोग हैं और हुकूमत में बैठे हैं तो हुकूमत करें, अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं तो वो लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर कराएं, और अगर मुल्क की फ़ौज है तो वो मुल्क की सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी को इंश्योर कराएं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से किसी को भी दूसरे की वर्दी पहन के उनके काम करनी चाहिए। अच्छा, अगर सब अपने अपने दायरा कार में काम करेंगे तो इंशाल्लाह मुल्क आगे जाएगा। मरीम नवाज़ ने उसी दिन खिताब में कहा कि वज़ीर आला की कुर्सी तक पहुंचना आग के समंदर अबूर करने के बराबर है। क्या वाकई मरीम नवाज़ जो हैं वो आग का समंदर अबूर कर तक ये वज़ीर आला बनी? उन्होंने आग का समंदर अबूर किया है, तभी तो उनको फॉर्म 47 की बैसाखियों पे ले जा के वज़ीर आला की कुर्सी पे बिठाया गया है। अच्छा मिशाल, ये ख़बरें भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब को आपकी बड़ी शिकायतें लगाई गई हैं, और खान साहब को ये भी कहा गया है कि आपकी वजह से पार्टी का इमेज मुतासर हो रहा है, ख़राब हो रहा है। और साथ में ये भी इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पर कि आपसे आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी लिया जा रहा है। कितनी सदाकत है इन खबरों में, और क्या इस पर आप रद्द अमल देंगे? देखिए जी, मेरी कल भी खान साहब से मुलाकात हुई है, और मेरी हर हफ्ता खान साहब से और बुशरा इमरान खान साहिबा से मुलाकात होती है। इस पे मैं 2 बातें करती हूँ कि इस टाइम मैं समझती हूँ कि शायद हम अंदर और बाहर दोनों लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, लेकिन हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है। और अगर किसी ने, क्योंकि मुझे इल्म नहीं है अगर किसी ने शिकायत लगाई है, और अगर किसी ने शिकायत लगाई भी होगी तो खान साहब को तमाम तर अंदर बैठ के भी तमाम तर रियल सिचुएशन का पता है और तमाम तर सूरत हाल का पता है, वो हर चीज़ से आगाह है। और जो आपने तीसरी बात की कि काबीना वाली बात की, तो देखिए जो सूबे को चलाता है वो वज़ीर आला ही होते हैं जिनकी डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, और उन्होंने ही खान साहब के साथ मशावरत के बाद काबीना बनाई, और उसी मुशावरत में मेरा नाम रेकमेंड हुआ और मैं काबीना में आई। तो अभी तक, क्योंकि मेरी कल खान साहब से ख़ुद मुलाकात हुई है,
اور وہ مجھے کہیں تو میں ابھی ریزائن کر دوں، لیکن انہوں نے مجھے نہیں کہا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کابینہ میں رہے گی، اور چونکہ آپ ینگ ہے، انرجیٹک ہے، اور ہماری یہی ہے کہ پاکستان میں نیو ینگ لیڈرشپ آئے، تو آپ نے پورا اعتماد رہنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، اور عوام کی خدمت کرنی ہے۔ اور بشریٰ بی بی سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی تو ان سے کیا بات بشریٰ عمران خان صاحبہ سے ملاقات ہوتی ہے، چونکہ وہ ایک خاتون بالکل بھی نہیں ہے، وہ ایک گھریلو خاتون ہے، انہیں سیاست کے ساتھ کوئی دور دور تک ان کا رشتہ نہیں ہے، تو پارٹی حوالے سے وہ بالکل انٹرفیرنس نہیں کرتی۔ میری ان سے بات ان کی صحت کے حوالے سے ہوئی، کیونکہ دیکھیں ابھی صرف ان کی انڈوسکوپی کرائی گئی، ان کے بلڈ ٹیسٹ اور بائیوپسی کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی۔ باقاعدہ ہم نے کہا کہ ان کے جو الٹا بازو ہے اور چیسٹ میں تکلیف ہو رہی ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ الٹے سائڈ پہ سو نہیں سکتی، کہ شاید ان کے الٹے بازو میں انہیں مسلسل تکلیف ہو رہی ہے، تو میری ان سے گفتگو اسی ان کے صحت کے حوالے سے ہوتی ہے، اور ہم ان کے لیے جو اقدامات کرنے ہائی کورٹ جا کے، آج بھی ہائی کورٹ میں بشریٰ عمران خان صاحبہ کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 ریٹ پٹیشنز لگی ہوئی تھی، اور ہم فی الحال ان کے لیے قانونی جنگ لڑ رہے ہیں تاکہ ان کو صحت کی جو ان کی طبیعت خراب ہے تو ان کی صحت کے حوالے سے ہم اقدامات اٹھائیں۔ بڑی صاف سی بات ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ بہت بہت تھینک یہ بتائیں کہ آج آپ یہاں پہ اتنے وکیل اکٹھے کیے ہیں، کس سینس میں، کیا وجہ ہے کہ اتنے وکیل آ گئے ہیں؟ پہلے تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیے جی، ہم نے وکیل اکٹھے نہیں کیے، آج پاکستان کے وکیل اسپیشلی جو میرے خیال سے اسلام آباد اور پنڈی کے وکلاء حضرات اور بار ریپریزنٹیٹیوز آج یہاں آئے ہوئے ہیں، کیونکہ آج کا جو ایک کیس ہے یہ امپورٹنٹ ہے اس عمارت کے لیے جو عمارت آئین پہ بنی ہوئی ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کے عوام کے لیے، کیونکہ پاکستان کی عوام انڈیپینڈنس آف جوڈیشری چاہتی ہے، اور یہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے کیونکہ پاکستان انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے بغیر آگے نہیں جا سکتا۔ ہم ایسے گرداب میں اس ٹائم پھنسے ہوئے ہیں جس کا واحد حل ہی رول آف لا ہے اینڈ کانسٹیٹیوشن کی سپرمیسی ہے، اور اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو رول آف لا کے انشور کرنا ہوگا۔ لیکن چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 بہادر ججز نے خود ایکسپوز کیا ہے کہ رول آف لا کو وہ امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے کیونکہ وہ مجبور ہیں اور ان کو تھریٹس مل رہی ہے، اور شاید وہ یہ تھریٹس پاکستان کا جوڈیشل نظام کافی عرصے سے برداشت کر رہا تھا، لیکن جب بات ان کے بچوں، ان کی بیویوں اور ان کے بیڈ رومز تک پہنچی تو ان کی بھی بس ہو گئی، اور پھر انہوں نے بھی آواز اٹھائی کہ اب یہ بوجھ ہم مزید نہیں سہ سکتے اور سپریم کورٹ کو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری انشور کرنی ہوگی۔ میری ذاتی خیال میں یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، یہ ایک ناؤ اینڈ نیور والی سچویشن ہے کہ آج اگر سپریم کورٹ نے سٹینڈ لیا اور اپنے ماتحت عدالتوں کو اتنا امپاورڈ کیا اور ان کو اتنی سیکیورٹی دی کہ وہ رول آف لا پہ عمل کر سکے اور انڈیپینڈنٹ فیصلے دے سکے، تو یقین کرے پاکستان کے 99% مسئلے خود بخود سالو ہو جائیں۔